हेलो व्यूअर्स, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स और इस वर्ष यह नया ब्रिज कोर्स आया है। आज हम इसमें ब्रिज कोर्स के पेज नंबर 28 और 29 पर क्रिया नाम का जो टॉपिक दे रखा है इसको पूरा ही समझकर सॉल्व भी करेंगे। और इसके पहले हमने आगे के जो भी टॉपिक्स थे वह सब हल कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का। आज हम पढ़ेंगे क्रिया और उसके जितने भी कार्यपत्रक है वह भी हल करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिया क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होती है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। इसके बाद संयुक्त क्रिया भी होती है। तो संयुक्त क्रिया जब वाक्य में क्रियापद के भीतर एक से अधिक क्रियाएं आ जाए तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ हमने क्रिया और संयुक्त क्रिया समझ लिया है। क्रिया वे शब्द होते हैं जिससे किसी काम का करना या होना पता चलता है और संयुक्त क्रिया में क्रियापद के भीतर एक से अधिक क्रियाएं आ जाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले कार्यपत्रक 1 दे रखा है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रियाएं छांट कर लिखिए। तो यहाँ वाक्य दे रखे और इनमें से हमें संयुक्त क्रिया छांट कर लिखना है। इसमें पहला जो क वाला वाक्य है, कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ संयुक्त क्रिया कौन सी है हमें छांटना है। तो हमें पता है कि जब वाक्य में क्रियापद के भीतर एक से अधिक क्रियाएं आ जाए वही संयुक्त क्रियाएं होती है। तो वाक्य है कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो, जुड़ा मतलब जुड़ना हुआ है, ये संयुक्त क्रिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे संयुक्त क्रिया हमें लिखनी है तो हम लिख देंगे जुड़ा हुआ है, ये है संयुक्त क्रिया। इसके बाद ख वाला है, भोपाल झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है यह संयुक्त क्रिया है। यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे जाना जाता है। तो जाना जाता है मतलब यह इसके रूप में प्रसिद्ध है और जाता है, जानना और ये जाता, ये दोनों संयुक्त क्रिया है यहाँ पर। इसके बाद ग वाला है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाण कालीन मानव इतिहास का वैभव संजोए हैं। तो वैभव संजोए हैं, संजोना और है, ये संयुक्त क्रिया है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख देंगे संजोए हैं, ये है संयुक्त क्रिया। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ आगे दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे जो वाक्य दे रखे हैं इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहला है, मोर नाचता है, राम हंसता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, रेखा ने फल खरीदे। तो यहाँ 4 वाक्य दे रखे हैं। इन उदाहरणों में पहले और दूसरे वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो पहला और दूसरा उदाहरण क्या था, मोर नाचता है। तो कौन नाचता है, मोर नाचता है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है बीच में। दूसरा है राम हंसता है, यह भी यहाँ पर भी कर्म नहीं है। इसके बाद श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक कर्म है यहाँ पर। और रेखा ने फल खरीदे, चौथा वाक्य है। तो क्या खरीदे, फल खरीदे, और रेखा ने खरीदे, तो रेखा तो करता है, फल कर्म है और खरीदना क्रिया है। तो यहाँ पे दे रखा है कि इन उदाहरणों में पहले और दूसरे वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाचना हंसना का सीधा संबंध कर्ता से है। जबकि उदाहरण 3 और उदाहरण 4 में क्रमशः पढ़ता है, खरीदे क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है। वास्तव में यह कर्म के बिना क्रिया का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यह हमने देख लिया, उदाहरण से समझ लिया है। अब यहाँ पे बताया गया है, अब जानते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के 2 रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले में अकर्मक क्रिया समझ लेते हैं। वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह हंसता है, इस वाक्य में हंसना अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार यहाँ पे हमने देखे थे, मोर नाचता है, राम हंसता है, ये भी अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। दूसरा होता है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है
तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसे सीता पत्र लिखती है, तो सीता क्या लिखती है? पत्र लिखती है, तो पत्र कर्म है। इस वाक्य में लिखना सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया देख ली है। अब कार्यपत्रक 2 इसी से संबंधित है। एक बार फिर से देख लो। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, मतलब ऐसी क्रियाओं में कर्म, ऐसे वाक्यों में कर्म रहता है, कर्म पर प्रभाव पड़ेगा उसका। और अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक है। तो यहाँ ऊपर के 4 जो वाक्य दे रखे थे, इसमें ऊपर पहले के 2 वाक्य, पहला और दूसरा है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, जबकि तीसरा और चौथा जो वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। और यहाँ पर मोर जो है करता है, नाचना क्रिया है। यहाँ पे राम करता है, हंसना क्रिया है। तो यहाँ पे कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है। लेकिन तीसरे वाक्य में श्याम करता है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ता जो है ये क्रिया है। उसी प्रकार रेखा करता है, फल कर्म है, खरीदे ये क्रिया है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे। अब हम कार्यपत्रक 2 देख लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छांटिए। तो इसमें क वाला जो है, तुम धुंधले कांच को छिपाते हो, तुम धुंधले कांच को छिपाते हो, तो ये जो वाक्य है यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि छिपाया किसको जा रहा है? कांच को छिपाया जा रहा है। तो यहाँ पर कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे सकर्मक क्रिया। दूसरा है खवाला, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो रहता कौन कौन रह रहा है? यहाँ पे मैं है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ग वाला है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे? तो क्यों तो प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ साधारण वाक्य इसका हो जाएगा, तुम रो रहे हो। तो रोना क्रिया हो गई और तुम कर्ता हो गया। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है यह भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया। इसके बाद घवाला जो है, कोयल आकाश में उड़ रही है। तो यहाँ पे उड़ना का सीधा संबंध कोयल से है, कोयल आकाश में उड़ रही है। यह भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि आकाश तो यहाँ पर कर्म नहीं है, स्थान से संबंधित शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी आएगा अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 2 को हल कर लिया है। इसके बाद पेज नंबर 29 पर उदाहरण क्रिया। तो सामान्य क्रिया के उदाहरण और वाक्यों में क्रिया के उदाहरण यहाँ बता रखे हैं, तो बहुत आसान है। देखो, साधारण क्रिया के उदाहरण में है जाना, आना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, हंसना, रोना, दौड़ना। ये सामान्य क्रियाओं के उदाहरण हैं जो हम दैनिक जीवन में करते भी हैं। और वाक्यों में क्रिया के उदाहरण मतलब वाक्य बनाकर यहाँ बता दिए हैं। जैसे रानी स्कूल जा रही है, ठीक है, यहाँ पे रहे रानी स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे जाना जो क्रिया है उसका वाक्य में प्रयोग हो गया है, रानी स्कूल जा रही है। उसी प्रकार मोहन खाना खाता है, तो खाता जो है यह क्रिया है, खाना यहाँ पे क्रिया है। लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पे दौड़ना क्रिया है। उदाहरण बता रखे हमें, उपयुक्त वाक्यों में जा रही है, खाता है, दौड़ रहा है क्रिया है। तो ये उदाहरण से हमने समझ लिया यहाँ पर। इसके बाद है काल के अनुसार क्रिया के भेद। तो इसके पहले हमने क्रिया के 2 भेद देख लिए थे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब यहाँ क्रिया के भेद 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया है। तो भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, भूतकाल की क्रिया होती है। उदाहरण है, राम ने पत्र लिखा। तो राम ने पत्र लिखा मतलब उसने लिख लिया है, यह बीता हुआ समय हो गया है, तो ये भूतकाल की क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद है वर्तमान काल, मतलब जो अभी चल रहा है, जैसे
क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान में कार्य के होने का बोध हो। उदाहरण है वह घर जा रहा है, तो ये वर्तमान में क्रिया के होने का बोध हो रहा है इससे। इसके बाद है भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि काम आने वाले समय में होगा। उदाहरण है अशोक पत्र लिखेगा, तो ये भविष्य काल की बात है और यहाँ भविष्य काल के क्रिया का रूप है। इसके बाद हमें कार्यपत्रक 3 दे रखा है। दैनिक जीवन में आपके द्वारा की जाने वाली कोई 6 क्रियाएं लिखिए। तो कोई से भी 6 क्रियाएं आप यहाँ लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोई सी भी 6 क्रियाएं, जैसे हंसना, खाना, पीना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो इस प्रकार से हमने 6 क्रियाएं यहाँ पर लिख दी है और एक क्रिया वाला टॉपिक पूरा हो गया। फिर से एक बार हम समझ लेंगे कि क्रियाएं जो है वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाती है। और क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ये भी हमने देख ली। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और काल के अनुसार भी क्रिया के भेद होते हैं, जो होते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और इसके उदाहरण भी हमने देख लिए हैं। क्रिया के सामान्य उदाहरण भी यहाँ देख लिए, समझ लिए हैं, और इसका वाक्यों में प्रयोग भी हमने देख लिया है। तो इस प्रकार से क्रिया वाला टॉपिक पूरा ही आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद आगे के वीडियो में हम इसके अगला टॉपिक और पेज नंबर 30 से शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।